पिछली कक्षा में हमने भारतीय कृषि की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। इस कक्षा में हम ये देखेंगे कि भारतीय कृषि में प्रमुख समस्याएं क्या क्या है। तो मैंने कुछ समस्याएं इसमें 10 पॉइंट्स लिखे हैं जो आपको इस स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं जिन्हें मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। तो पहली प्रमुख समस्या है जो भारत में हमें देखने को मिली है वो ये है कि हम जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जीवन निर्वाह कृषि कर रहे हैं। जीवन निर्वाह कृषि हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लैंड का फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। लैंड का फ्रेगमेंटेशन यानी जो साइज़ ऑफ लैंड है प्रति व्यक्ति वो बहुत छोटी है। वो छोटी किस लिए है? क्योंकि जनसंख्या हमारी ज़्यादा है। तो ये छोटे खेत और फ्रेगमेंटेड लैंड, ये एक बेसिक जो है चीज़ उठ कर आई है हमारे सामने कि और इससे नुकसान क्या है कृषि को? इससे नुकसान ये है कि आर्थिक रूप से ये अनवायबल हो जाती है। इसका जो उत्पादन है, जितना हम अपने जेब से लगाएंगे उतना ही उत्पादन हो पाता है। तो खर्चा और लाभ जो है लगभग लगभग बराबर हो जाते हैं। लाभ अगर होगा तो बहुत कम मात्रा में होगा। इसका अगर हम विस्तार से अगर वर्णन करें तो अगर हम मान लो हमारे पास में दो टुकड़े हैं, एक जिसमें बहुत बड़ा खेत है, एक बहुत छोटा सा खेत है। हम दोनों में जो है उसका एक कृषक है जो इसमें उत्पादन कर रहा है। अब ये जो बड़ा टुकड़ा है लैंड का, उसमें अगर हम मशीनीकरण के द्वारा, जैसे मान लो हमने ट्रैक्टर चलाया, तो विस्तार से हम बड़े भूमि पर एक साथ में पूरा का पूरा लैंड जो है उसमें हम बीज बो सकते हैं और उसमें हम इरिगेशन कर सकते हैं और उससे हम उत्पादन ले सकते हैं। एक तो ये हो गया। और एक छोटे टुकड़े में प्रति व्यक्ति जो है वो अपने हिसाब से एक ट्रैक्टर खरीदेगा या ट्रैक्टर किराए पे भी लाएगा। तो इसलिए, और फिर उसमें फर्टिलाइज़र अपने जेब से लगाएगा। तो इसलिए जो है एक तो बड़े पीस पर लैंड के पीस पर और एक छोटे लैंड के पीस पर जो अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है छोटे लैंड पर ज़्यादा हो जाता है और बड़े भूमि पर उसमें इन्वेस्टमेंट जो है उसके उत्पादन की तुलना में इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाता है। तो इसलिए स्मॉल और फ्रेगमेंटेड लैंड्स होल्डिंग जो है वो हमारे लाभ की चीज़ नहीं है। और ये देखा गया है कि जो 1970-71 का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि प्रति व्यक्ति जो कृषक है उसको 2.28 हेक्टेयर लैंड उपलब्ध था। लेकिन अब जो कृषक को है वो 1.5 हेक्टेयर लैंड ही प्रति व्यक्ति उपलब्ध है। तो 1995-96 का, और ये आंकड़ा और भी कम हो गया है। तो हम देख रहे हैं ये किस कारण से हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारी यहाँ की भारत की परंपरा है जिसमें हम जो जिस व्यक्ति के नाम ज़मीन है वो अपने इनहेरिटर्स को, यानी मतलब अपने बेटे पोते इत्यादि हैं उनमें बांट देता है, बराबर बराबर उसका विभाजन कर देता है। तो एक बड़े खेत के जो है छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो और हर परिवार जो है अपना अपना उस खेत के हिस्से में अपना अपना जो है अनाज का उत्पादन करेगा। तो इसलिए जो लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, हमने कई बार कोशिश भी की थी कि ये भारतीय सरकार ने इसको कोशिश की है कि भाई इसमें इस लैंड का जो फ्रेगमेंटेशन है उसे कंसोलिडेशन किया जाए, एकत्रीकरण किया जाए। कि कुछ समूह हैं जो किसानों के वो बना दिए जाएँ और कहे कि भाई ये पूरा खेत जो है तुम्हारे अंदर जो है इससे तुम उत्पादन करो और जो उत्पाद होगा वो उसको हम बराबर बराबर बांट लेंगे। लेकिन ये पंजाब हरियाणा या कुछ इलाकों को छोड़ के बाकी जगह संभव नहीं हो पाया। दूसरा इसमें प्रयास ये किया गया था कि कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाए। कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता। सहकारिता के आधार पर हम कृषि करें जिसमें लेबर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो तो जो श्रम है और पूंजी का जो निवेश है वह तो हम सम्मिलित रूप से करें। और अपने अपने जो खेत हैं उनको एक कोऑपरेटिव के रूप में उसको देखें और पूरा एक बड़े समूह जो 5-10 खेत मिला के उस पर मान लो उसको एक खेत बना दिया गया और उस पर हमने इन्वेस्टमेंट जो है जिन जिन का खेत है उन्होंने सभी ने इन्वेस्टमेंट किया और जो उत्पादन है उसको बराबर बराबर बांट लिया। इससे जो है जो जो कॉस्ट है, खर्चा जो है वो बढ़ जाता है और उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो उत्पादन इस तरीके से हमें ज़्यादा मिल सकता है और अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो उसमें लाभ अधिक होता है। लेकिन ये भी सभी जगह संभव नहीं हो पाया। कुछ सहकारिता विभाग जैसे अब हम डेयरी अगर प्रोड्यूस देखें तो डेयरी प्रोडक्शन में अमूल का अगर हम एग्जांपल लें तो अमूल एक सहकारिता विभाग है जिसमें दूध का जो एकत्रीकरण किया जाता है एक जगह पर। सरस डेयरी आप देख लो, ये सब डेयरी जो चल रही है वो इसमें क्या हो रहा है कि सभी स्थानों से अलग अलग स्थानों से
एक जगह पर दूध को एकत्रित कर दिया जाता है और जो जिस जगह जगह से दूध लाया गया उनको वहीं उन्हीं उसी स्थान पर उनका पेमेंट कर दिया जाता है, और इस तरीके से जो है डेयरी इंडस्ट्री वायबल हो पाई है और वो एक सफल रूप से भारत के अंदर सफ़ेद क्रांति लाने में सक्षम हुई है। तो ये लैंड भी इस तरीके से अगर हम इसका फ्रेगमेंटेशन की बजाय इसमें कंसोलिडेशन कर लें तो हमें ये लाभप्रद होगा, जो हो सकता है फ्यूचर में कभी हो। दूसरा जो है सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो बहुत एसेंशियल एलिमेंट हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। हाई यील्डिंग मतलब उच्च कोटि के जो बीज हैं जिसमें अनाज का उत्पादन अधिक हो, समय कम लगे, पानी कम लगे और उत्पादन उसमें जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो है वो बढ़ी भी हो। तो ये सीड्स जो हैं वो बेसिकली रिसर्च के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं और वो इसको इनका प्रयास ये रहता है कि इसको कम दाम में हम कृषकों तक उपलब्ध करवाएं। लेकिन ये देखा गया है कि भारत में पिछले कुछ वर्षों में कि जो सीमांत कृषक हैं या छोटे कृषक जो हैं उनको ये बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है, और वह अगर उपलब्ध हो भी रहा है तो बाज़ार में बहुत हाई कॉस्ट पर उपलब्ध हो रहा है, इसलिए वो इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो ये एक दूसरी प्रमुख समस्या है कि उच्च कोटि का उच्च गुणवत्ता का बीज जो है कृषकों को उपलब्ध करवाया जाए। तीसरी मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है वो है मैन्योर, फर्टिलाइज़र और बायोसाइड्स की। मैन्योर खाद है, फर्टिलाइज़र जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, और उर्वरक जो है रासायनिक उर्वरक, खाद रासायनिक उर्वरक और बायोसाइड जो है जैविक खाद जो है वो इन तीन जो प्रमुख जो है समस्या के रूप में उभर कर आई है। इरिगेशन तो है ही जो हम अगले पॉइंट में चर्चा करेंगे, लेकिन उर्वरक जो है कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो कृषि की उत्पादकता अगर हमें बढ़ानी है तो हमें अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा, बायोसाइड का उपयोग करना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन यह केमिकल ना होकर अगर नेचुरल हो तो ज़मीन की उर्वरकता बनी हुई रहेगी। अब हम वर्ष में 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर फसल लेना चाहते हैं तो सॉइल की एक लिमिटेशन है, मृदा की एक सीमा है कि कब तक वो जो है उर्वरक प्रदान कर पाए। तो उसकी फर्टिलिटी जो है उर्वरकता मृदा की जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हमें सहायक रूप से इसमें उर्वरक डालने पड़ते हैं, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो नेचुरल हो, रासायनिक हो चाहे वो प्राकृतिक हो, वो हमें डालने ही पड़ते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और प्राकृतिक जैसे गोबर हो गया, गोबर की खाद हो गई, या इस तरह के जो मैन्योर्स हो गए, इस तरह के उर्वरक हो गए, वो हमें कम उपलब्ध हैं, और उपलब्ध हैं तभी वो महंगे, वो कृषि की जो कॉस्ट है वो बढ़ा देती है। तो इस कारण से हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करना पड़ रहा है जो मृदा के लिए हानिकारक है। अब दूसरी चीज़ बायोसाइड यानी जैविक जो ऐसे कीट जो पक्षी वो डाल दिए जाएँ कि वो एक तो पेस्ट्स को खा जाएँ, या दूसरी जो कुछ जंगली घास है उसको ख़त्म कर दें। तो इस तरीके के जो उपयोग हैं प्रयोग जो हैं वह भारत में कम किए जा रहे हैं, ये एक दूसरी मेजर समस्या है। चौथा जो है वह इरिगेशन कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है। हमें अधिक से अधिक जल चाहिए अगर हमें अधिक से अधिक फसल हमें प्राप्त करनी है तो। लेकिन ये देखा गया है कि भारत में सिर्फ 1/3 भाग जो है वो सिंचित कृषि के अंतर्गत आता है, बाकी सब मानसून पर निर्भर है। तो इस कारण से ये चौथी प्रमुख समस्या है। पांचवा है लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, मतलब मशीनीकरण की कमी। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये कई तरीके के जो यंत्र हैं जो कृषि में उपयोग में आते हैं, जो प्लोइंग में, जोतते समय, सोइंग में, इरिगेशन में, थिनिंग में, प्रूनिंग में, वीडिंग में, हार्वेस्टिंग में, थ्रेशिंग में, ट्रांसपोर्टिंग द क्रॉप्स, इन सब में जो है हमें मशीनीकरण की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में इस मशीनीकरण का उपयोग बहुत कम हो रहा है क्योंकि कृषि जो है वायबल नहीं हो रही है। तो इसके अलावा सॉइल इरोजन, जैसा कि मैंने अभी पहले भी चर्चा की, मृदा का अपरदन कृषि में हम एक साल में 3 फसल लेना चाहते हैं। एक तो उसकी उर्वरकता वैसे कम हो जाती है, दूसरा कई फैक्टर्स हैं जिस कारण से इरोजन हो रहा है, जैसे हमने उसके ऊपर से वेजिटेशन हटा दी तो विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के, हवा के द्वारा या जल के द्वारा वो बहकर अन्यत्र चले जाते हैं और कृषि के लिए
उपलब्ध जो रसायन जो हैं, जो प्रमुख रूप से पौधे जिनका शोषण करते हैं, अवशोषण करते हैं, वह निकल जाते हैं इस अप्रदन के कारण। तो जैसे चंबल का एरिया तुम देखो, चंबल के एरिया में उत्खात भूमि बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ की भूमि अलग प्रकार की है, जिसमें बरसात आती है तो वहाँ पर गली इरोजन हो जाता है, और वहाँ पर वो जो लैंड है वह कृषि के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, उबड़ खाबड़ भूमि हो जाती है, उत्खात भूमि हो जाती है। या राजस्थान में हम देखें जहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उस स्थानों पर हम ये देखते हैं कि फसल वहाँ नहीं हो पाती है, चूना पत्थर है, वो नमक है, इस तरह की जो जहाँ मृदा के अंतर्गत इस तरह की चीज़ें आती है, तो वहाँ सॉइल जो है कृषि के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो सॉइल इरोजन एक मेजर फैक्टर है, और हमें अधिक से अधिक उसके लिए जो है ग्रीन कवर बनाना चाहिए, मतलब प्लांटेशन इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए, जिस कारण से मृदा का अपरदन कम हो। सातवां मेजर फैक्टर है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, मतलब कृषि की से जो उत्पादन हो रहा है उसका विपणन और उसका जो हम बाजार में बेचते हैं मंडियों में के द्वारा, वो हमारी डेवलप्ड बहुत कम है। अभी भी एक कृषकों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें वो प्रतिरोध कर रहे हैं कि भाई हमें जो पुराना कानून है वही लागू किया जाए, नया कानून हमें नहीं दिया जाए। तो ये समस्या शुरू से ही रही है, और अभी भी वहीं उसका जड़ तो वहीं पर ही है। अगर हम देखें कि कृषि का जो उत्पादन है, वो एक कृषक किसान जो है, अगर उस उत्पाद को अपने खेत से लेकर बाजार तक जाता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड हो जाता है, मतलब यातायात का जो साधन उसने उपयोग किया है उसका खर्चा जो है वो उसमें जुड़ जाता है। तो कृषक ने पहले ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने उसको उत्पादन में जो बीज खरीदा है, उसमें मशीन से जो ट्रैक्टर चलाया है, उसमें खाद डाली है, उसमें जल के अगर उसने कोई बिजली का बिल पे किया है, तो ये तो कॉस्ट इंक्लूडेड है ही, प्लस के प्लस उसको वहाँ से लेके ट्रांसपोर्टेशन को, वो जो तैयार माल जो है उसका कृषक जो उत्पादन जो उसका हुआ है उसको अगर वो मंडी तक लेकर जाएगा तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जुड़ जाएगा। और उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलावा अगर वो मंडी में वहाँ पर कितने दिन इंतजार करे कि उसका माल बिक जाए, अगर उसको तुरंत खरीद उसकी माल की नहीं होती है तो उसको नुकसान होता है। तो ये वो मंडियों तक लेके जाता है, मंडियों में अगर बिक जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बिकता है तो उसको नुकसान होता है। और मंडी में जो व्यापारी है अगर उसको जो दाम बताएगा उसी में ही उसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इनकी यूनियन है और वो यूनियन जो है एक निश्चित रेट निर्धारित करके रखती है। अब गवर्नमेंट में ने इसके लिए क्या किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दिया है कि भाई आप कम से कम, अगर वो कृषक नहीं खरीदता है, जो व्यापारी नहीं खरीदता है, तो सरकार इसको खरीदेगी न्यूनतम मूल्य पर, इस मूल्य पर। तो इस कारण से उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला है कि भाई वह अपना माल जो है, जो तैयार माल है उसका, तैयार माल इन द सेंस कि जो खाद्यान्न है अथवा जो कमर्शियल क्रॉप है उसकी जो प्रोड्यूस हुई है, उसको एक सेफ्टी मेजर मिल जाता है, सेफ्टी चेक मिल जाता है, जिस कारण से वो अपने माल को बेच पाता है। लेकिन ये मार्केटिंग इंडिया में प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। जो माल जितना लाभ कृषक को मिलता है उससे कई गुना लाभ जो है व्यापारी उसमें कमा लेता है। अगर उसने अपना अनाज मान लो 2,000 रुपये प्रति क्विंटल बेचा है, तो बाजार में आपको पता चलेगा कि वो 2700 रुपये 2800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, वो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो जिसने उत्पादन किया है उसको तो लाभ मिल रहा है कम। अगर आप टमाटर या ये सब्जियों का अगर आप दाम देखते हो तो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो टमाटर कृषक बेचता है, लेकिन मंडियों में या घर तक जब तक वो पहुंचता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ जाता है, मंडी का टैक्स जुड़ जाता है, व्यापारियों का लाभ जुड़ जाता है, और जुड़ के वो 3-4 रुपये किलो का टमाटर हमें 40 रुपये किलो तक मिलता है। तो कृषक को इसमें कितना लाभ हुआ? सिर्फ 3 रुपये, और बाकी जो 37 रुपये हैं वो किसको मिले? बीज के लोगों को। तो ये बिचौलिया जो सिस्टम है उस कारण से कृषक को पूर्णतः उसका लाभ नहीं मिल पाता है, और एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंडिया के अंदर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है इसी कारण से। चौथा है, आठवां जो फैक्टर रहता है वो है स्टोरेज, वेयर हाउसिंग। अगर माल वो मंडी में नहीं बेच पाया, उसको अगर उस कृषक के पास को अपना माल रोकना है कि भाई मैं अभी नहीं बेचना चाहता हूँ, बाद में बेचना चाहता हूँ, तो उसके पास प्रॉपर स्टोरेज की फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं है। वह खेत में खुले में अगर रखेगा तो अनाज नष्ट हो जाएगा, उसको चूहे खा जाएंगे, कीड़े खा जाएंगे, और अन्यथा उसको बरसात या जो जलवायु का प्रभाव उस कारण से वो नष्ट हो जाएगा। तो स्टोरेज एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा यातायात के साधन, अगर कृषक का माल वहीं खरीद लिया जाए और उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसमें नहीं जुड़े तो कृषक को लाभ होगा। 10वां है कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। पूंजी हर साल किसान जो है बाजार से
इसीलिए वो आड़तियों से मंडी से जुड़ा हुआ रहता है कि वो उसको वहाँ से सीधा पैसा मिल जाए अपना अनाज बोने के लिए। तो बुआई के समय कृषक को पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो कहाँ जाएगा? आड़ती के पास जाएगा और उसी उसी को कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा अपना जो तैयार माल है, जो खाद्यान्न है, वो आपके यहाँ पर आकर ही बेचूंगा। तो कैपिटल उसके पास नहीं होता, पूंजी उसके पास नहीं होती है, और इस पूंजी को उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट ने हालांकि खूब सारी स्कीम चला रखी है, लेकिन प्रत्येक कृषक जो कि साक्षरता के अभाव में अथवा जागरूकता के अभाव में वह उसका पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाता है। जैसे फसल बीमा योजना चलाई हुई है कि अगर आपकी फसल नष्ट हो जाती है तो आपको इसका मिल जाएगा, या फिर आपको लोन चाहिए तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो वो लोन भी उपलब्ध हो जाता है बहुत कम ब्याज दर पर, और कई बार उसकी ब्याज माफ़ी भी हो जाती है। तो इस तरीके के लाभ हालांकि हैं, लेकिन फिर भी यह पूर्णतः सिस्टमेटिकली डेवलप नहीं है, जिस कारण से हमारी भारतीय कृषि जो है सफ़र कर रही है। और ये कुछ प्रमुख समस्याएं मैंने आपके सामने चर्चा करी जो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के तहत आती है। आप इसको विस्तार से अध्ययन करें। धन्यवाद।